नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ, बीओ और पीसीएस 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को विभिन्न परीक्षाओं से लिया गया है जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती हैं। इन परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं इनको लगा करके आपको पता चलेगा कि पीसीएस में, आरओ में, बीओ में किस तरीके के सवाल आते हैं और आपको किस क्षेत्र में कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इन सवालों को आप देखिए, बल्कि मैं जो इनकी एक्सप्लेनेशन करूंगा ऑप्शंस की, उनको भी अच्छे से नोटिस करिएगा। कोशिश करिएगा कि नोट्स बना पाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर दें। देखिए भैया, प्रश्न नंबर 57 हमारे सामने। इससे पहले 56 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जो इसके मैंने पिछले सेट लगवाए उनको जाकर के देखो और सॉल्व करो। देखो, भारत के लिए कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। देखो, पहला, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है और सबसे पहले सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, भारत में। अब यार ये सवाल जो है, जब हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसी में ये आता है। भारत का क्षेत्रफल बताया जाता है कितना है, 32,87,263। कौन सा क्रम है वो सब बताया जाता है। तो उसी पर आधारित है ये प्रश्न। बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से इसको कर लोगे। देखो भैया, पहला स्टेटमेंट कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई डाउट नहीं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया और भारत का स्थान आता है 7वें नंबर पे। दूसरा स्टेटमेंट, भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है। देखो, ये सवाल जब पेपर में पूछा गया था 2021 में, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट था। सही है, उस समय सही था। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से इसको देखें तो आज के हिसाब से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि अब भारत दूसरे पे नहीं बल्कि पहले नंबर पे है। हमने आबादी में चाइना को पीछे छोड़ दिया है और अब हम आबादी में पहले नंबर पे आ गए। यानी हमने कम से कम इस दिशा में तो बहुत बढ़िया काम किया है कि अब हमने चीन को पीछे छोड़ करके जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग विश्व के पहले नंबर के राष्ट्र हैं। अब चाइना पहले नंबर पे नहीं है। अब हमें गर्व होना चाहिए कि हम पहले नंबर पे हैं, किसी चीज़ में तो हैं। तो उसके हिसाब से ये है। तीसरा, इसकी भूमि का विस्तार 15,200, ये भी ठीक है। और सबसे पहले सूर्योदय भारत में मिजोरम में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले सूर्योदय मिजोरम में नहीं होता भाई, सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इसका तो नाम ही इसीलिए रखा गया है कि सूर्योदय की भूमि है, सबसे पहले सूर्य यहीं निकलता है, याद रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा दर्रा, आंसर नीचे दिख रहा है क्या आप लोगों को, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, ये पूछ रहा है। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा या पाल घाट। देखो भाई, अगर हम इन दर्रों की बात करें तो सबसे पहले तो इसका हम जवाब देखते हैं, इसका आंसर क्या है। देखो, इसका जो आंसर है वो है खैबर दर्रा। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। खैबर दर्रा कहाँ पर है? तो खैबर दर्रा आपको मिलेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर, यहां पर ये आपको मिलने वाला है। दूसरा, अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, इनको भी जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट कहाँ पर है। देखिए, थाल घाट की हम बात करेंगे तो थाल घाट आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, और ये रास्ता बनाता है मुंबई और नासिक के बीच में। ये जो दर्रा है मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा थाल घाट। भोर घाट की हम बात करेंगे साथियों, तो भोर घाट भी महाराष्ट्र में है और भोर घाट जोड़ता है मुंबई और पूना को, ध्यान रखना, ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी दर्रा। पाल घाट की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो पाल घाट कहाँ पर है? पाल घाट दर्रे को जो है हम पलक्काड़ दर्रे के नाम से भी जानते हैं, और ये जोड़ता है तमिलनाडु और केरल को। ये किसको जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल को। तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर को
जोड़ता है पलक्काड़ से, पलक्काड़, ठीक है। हाँ ठीक, तो ये है पालघाट दर्रा, इनको भी आप लोग याद रखना। अब थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, ये तीनों के तीनों दर्रे कहाँ मिलेंगे आपको? वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, पश्चिमी घाट में मिलेंगे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक तरफ शहर दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है किस नदी के तट पर मौजूद है। ठीक, देखिए साथियों, नदियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप अगर इतिहास उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता आप देख लो, नील नदी के किनारे है। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे है। इनका सभ्यता, माया सभ्यता अमेजन के किनारे है। यानी जितनी भी विश्व की सभ्यताएं हैं वो सब नदियों के किनारे ही विकसित होती हैं। इसी वजह से नदियों को कहा जाता है सभ्यता का पालना, क्योंकि नदी ही वो जगह है जहाँ पर आपको चारा भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन भी मिलेगी, अपने लिए और अपने जानवरों के लिए भोजन मिलेगा। इसीलिए नदियों का महत्व भारत में बहुत ज़्यादा है और इसे कहा जाता है सभ्यता का पालना। याद रखना, नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वहीं से ये जो है क्वेश्चन है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। देखो ज़रा, इस सवाल में हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, जबलपुर नर्मदा के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। कोटा चंबल के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। नासिक गोदावरी के किनारे है, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों, हैदराबाद कृष्णा के किनारे नहीं है, बल्कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। मूसी, कृष्णा के किनारे नहीं है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काली कपास मिट्टी, बहुत ही फेमस प्रश्न, मिट्टियों से ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन है। ठीक, सॉइल्स की अगर हम बात करेंगे तो सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सॉइल्स का बेसिक क्वेश्चन है काली कपास। देखिए, काली कपास जो मिट्टी है इसे कहा जाता है बेसिकली काली मिट्टी। याद रखेंगे, काली मिट्टी बनी है ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया। भारत में काली मिट्टी कहाँ मिलेगी साथियों? भारत में काली मिट्टी मिलेगी महाराष्ट्र के क्षेत्र में। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो जब नाम काली कपास है तो कपास के लिए ये मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है, याद रखना। और काली मिट्टी का एक अन्य फेमस नाम है रेगुर। ठीक, ऑप्शन डी। इसके अलावा इसका एक नाम और है, वो नाम क्या है? वो नाम है उष्णकटिबंधीय चरनोजम। यहाँ लिख देता हूँ, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय चरनोजम, ये इसका एक अन्य नाम है, याद रखना, महत्वपूर्ण है। तो ये सारी की सारी जानकारी काली मिट्टी के बारे में। चलिए देखिए, थोड़ा सा और बता दूं ऑप्शन को। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो आपको बांगर और खादर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? तो ये जो आपको बांगर और खादर दिखाई दे रही हैं, ये टाइप किसके हैं ये भी जान लो। बांगर और खादर टाइप है जलोढ़ मिट्टी के। ये किसके टाइप है? जलोढ़ मिट्टी के टाइप है। ठीक, खादर को कहा जाता है नवीन जलोढ़, याद रखना। और बांगर को कहा जाता है प्राचीन जलोढ़। ठीक, और जलोढ़ मिट्टी है, ये दोनों ही सर्वाधिक उपजाऊ। ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है यहाँ पर और आंसर करना है। ठीक है, देखो ऑप्शन भी नीचे दिए हुए हैं। ठीक, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा आपको? ठीक, एक तरफ परियोजना दी हुई है और एक तरफ ये परियोजना किस नदी पर है ये आपको बताना है। देखो मिलाते हैं, चलिए। रेहंद जो परियोजना है साथियों, अब ये तो आप आसानी से कर ही लोगे यार। रेहंद परियोजना यूपी में है, रेहंद नदी पर, ये तो हो ही गया, इसमें क्या बचा। ठीक है, नागार्जुन जो परियोजना है साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। तीसरा है पोचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी पर है।
और माता टीला परियोजना ये भी यूपी में है, ये बेतवा नदी पर है। तो हो गया मिलान इसका आसानी से। ए का हो गया तीसरा, बी का हो गया चौथा, सी का हो गया पहला और डी का हो गया दूसरा, यानी 3 4 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2 कहाँ है? नीचे है। 3 4 1 2 ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है और हमें सही मिलान इनका करना है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे ऑप्शन भी आपको दिखे। चलिए, एक तरफ दी हुई है कोयले की खदानें और एक तरफ दिया हुआ है आपको कि ये कोयले की खदान कहाँ पर है। ये सही मिलान करना है। देखिए, तो ए का होगा झिलमिली जो खान है साथियों, ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक, कर्णपुरा बहुत ही फेमस कोयले की खान है साथियों, कर्णपुरा झारखंड में। रामपुर हिमगिर खान है उड़ीसा में और सुहागपुर खान है साथियों मध्य प्रदेश में। ये इसका सही मिलान है। देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका आंसर करेंगे, ऑप्शन इसके क्या बनेंगे, तो 3 4 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो फिर से एक और मिलाने वाला प्रश्न है। ठीक, ये भारत से है। एक तरफ भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र दिए हुए हैं और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं कि वो किस राज्य में मौजूद है, ये आपको बताना है। पहला है रणजीत घाटी, दूसरा है तंदूर, तीसरा है वरोरा और चौथा है तालमटिया। अब इसका आंसर हमें करना है। देखो चलिए मिलाते हैं। देखो, इनमें से जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे पता हो। ठीक है, अगर आपको इनमें से एक भी पता है तो फिर आप इसे कर ले जाओगे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को ये सब नहीं आते हैं, लेकिन इनमें से मुझे एक आता है जो मुझे कंफर्म पता है कहाँ पर है। वो कौन सा है? वो है वरोरा। और वरोरा जो कोयले की खान है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये वरोरा कोयले की खान महाराष्ट्र में। तो मेरे को कंफर्म पता है कि सी का क्या होगा, सी का होगा चौथा, बाकी मेरे को नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसके आधार पर इसको लगाने का प्रयास करूं तो बस मुझे ये देखना है कि सी का चौथा किस में है, और सी का चौथा केवल एक में है और वो है ये। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हम इसका सही मिलान कर दें तो ए का हो जाएगा दूसरा। रणजीत घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में। तंदूर घाटी कहाँ पर है? तेलंगाना में। वरोरा हमें पता ही था महाराष्ट्र में, और मलमटिया ये जो खान हो जाएगी ये हो जाएगी साथियों झारखंड में। तो ये इसका सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक तरफ दिया हुआ है स्थान और एक तरफ दिया हुआ है कार्य। ये जो स्थान है ये किस कार्य से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। देखिए, चलिए मिलान करते हैं। देखो भाई, इस तरीके के सवाल जो होते हैं मैचिंग वाले, ये इतना कठिन नहीं है। मैचिंग वाले सवालों को करना आसान है। करना इसलिए आसान है कि अगर आपने इसमें से एक या दो को भी पकड़ लिया, अगर आपको कंफर्म पता है, तो अगर आपको चारों नहीं भी पता है तो भी काम चल जाता है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे चलिए मिलाते हैं। अब हम एक साधारण विद्यार्थी, हमें नहीं पता इनमें ज़्यादा चीज़ें क्या है, लेकिन हाँ कुछ तो पता है। जैसे पोखरण, अब पोखरण हमें खूब पता है भैया काय के लिए है। यहाँ पर हमने पहला परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय पे, और हमने उसको नाम क्या दिया? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, इस नाम से जो है हमने भारत में पहला अपना परमाणु विस्फोट किया था। ठीक है ना। होमी जहांगीर बाबा हैं, इसके अलावा भारत के मिसाइल मैन, ये सब इसमें शामिल थे। यानी मैं बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम की, वो सब इसमें अभियान में शामिल थे। तो बी का हो गया क्या? बी का हो गया पहला। अब देखो,
अगर हमें बाकी नहीं भी पता है तो आप इसमें देख पाओगे कि बी का पहला जो है एक ही में है, बाकी तो किसी में है ही नहीं। बी का पहला किस में है? इसी में तो है। तो बाकी आपको अगर नहीं भी पता है तो फिर आप इस सवाल को कर ले जाओगे, है ना। अब मिला लो, ए का हो गया तीसरा काकरा पार, एक जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बी का हमने लगा लिया। थुम्बा क्या है? थुम्बा है साथियों एक रॉकेट, मतलब सॉरी उपग्रह, सॉरी थुम्बा जो है एक रॉकेट प्रमोशन केंद्र है थुम्बा ये। और श्रीहरिकोटा से क्या छोड़े जाते हैं? श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं हमारे सैटेलाइट यानी उपग्रह छोड़े जाते हैं। श्रीहरिकोटा काफ़ी फेमस है श्रीहरिकोटा द्वीप। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कि आखिरकार श्रीहरिकोटा द्वीप किस स्थान पर मौजूद है, किस राज्य में है, ठीक है। हाँ, और ये भी बताना कि किस झील में मौजूद है, ये किस झील के समीप पड़ता है श्रीहरिकोटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किस राज्य में कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला मौजूद है? कोयाली, ठीक। करिए इसका आंसर। देखिए ऑप्शन है असम, केरल, गुजरात और कर्नाटक। देखो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो बहुत ही आसान है। चलिए इसका जो सही जवाब है कोयाली का पेट्रोलियम, ये कोयाली पेट्रोलियम पड़ती है गुजरात में, ठीक है। और गुजरात में ही आपको एक और मिलेगी रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी भी आपको गुजरात में मिलेगी। और ये जो है रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी ये दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ध्यान रखें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये रिफाइनरी, काफ़ी ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसको हमने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? पहला पूछ रहा है गंगा, मतलब पहला नहीं पूछ रहा है, गंगा नदी के किस क्षेत्र को हमने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, ये प्रश्न है। देखो हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, या नरौरा से पटना, या प्रयागराज से हल्दिया। देखिए ये जो वाटरवेज हैं इन्हें कहा जाता है NW। पहले इसका आंसर कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसका जो आंसर है वो है प्रयागराज से हल्दिया। और प्रयागराज से हल्दिया जो है ये है साथियों नेशनल वाटरवेज नंबर 1, NW बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय जलमार्ग। जैसे हमारे यहाँ होता है ना नेशनल हाईवे, वैसे ये है नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो जाता है प्रयागराज से हल्दिया तक। पहले आता था इलाहाबाद, बट अब प्रयागराज हो गया है। अगर हम ये बात करें कि इंडिया में टोटल नेशनल वाटरवेज कितने हैं आज के समय में, तो नेशनल वाटरवेज की संख्या है 111। साथियों आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पर आज के समय में जो नेशनल वाटरवेज हैं, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, इनकी संख्या है 111। और आश्चर्य की बात यह है कि इन 111 में से 106 नेशनल वाटरवेज घोषित हुए हैं वर्ष 2016 में। यानी सरकार ने 2016 से पहले इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। यानी वर्तमान सरकार ने इस पर ध्यान दिया, उससे पहले की सरकारों ने जल मार्गों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनका ध्यान तो खैर रोड पे भी नहीं था। इसलिए वर्तमान सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और आप सोचो 111 में से 106 नेशनल वाटरवेज जो है 2016 में घोषित किए गए हैं, और आज के समय में इनकी संख्या कितनी है? 111 है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये डेटा, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? अब यहाँ पर पहले तो आप इसको देखो, ये भू स्थिर जो उपग्रह होता है इसे कहते हैं जियो स्टैटिक सैटेलाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं जियो स्टैटिक सैटेलाइट। जियो स्टैटिक सैटेलाइट क्या होते हैं? ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी की गति के समान चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जियो स्टैटिक सैटेलाइट की विशेषता होती है कि इनका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ध्यान रखना, कितना होता है? 24 घंटे। यानी जितने समय में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है उतने ही समय में एक भू स्थिर उपग्रह भी अपना एक चक्कर लगा लेता है।
इसीलिए भू स्थिर उपग्रह जिस स्थान पर छोड़े जाते हैं हमेशा उसी स्थान के ऊपर रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भू स्थिर उपग्रह अगर भारत के ऊपर छोड़ा गया तो जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वो भी घूमेगा, और वो उपग्रह हमेशा भारत के ऊपर ही रहेगा, ना उससे आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। इस प्रकार के उपग्रह को हम बोलते हैं जियोस्टैटिक उपग्रह। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं ये। अब इनका आवर्तकाल पूछ रहा है, तो आवर्तकाल जैसा कि मैंने अभी क्या बताया कि जितना धरती का है उतना ही इसका होगा, तो कितना होगा, 24 घंटे ही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक, तो ये होते हैं जियोस्टैटिक उपग्रह, याद रखना इनके बारे में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, हो सकता है आप लोग इसका जवाब ना कर पाओ। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो, अगर हम इस सवाल की बात करें कि जब पृथ्वी बनी तो उस समय कौन सी गैस नहीं थी, तो आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। जब पृथ्वी बनी उस समय धरती पर ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी। ऑक्सीजन गैस जो है वो धरती के बनने के काफ़ी समय बाद उत्पन्न हुई है। और साथियों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि धरती पर ऑक्सीजन जो आ रही है वो पेड़ पौधों के माध्यम से सर्वाधिक आ रही है, तो आप गलत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धरती पर जो ऑक्सीजन गैस आ रही है वो पेड़ पौधों के माध्यम से इतनी नहीं आ रही है, बल्कि वो जो गैस है वो आ रही है समुद्रों से। ठीक है, समुद्र से वो गैस सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, समुद्र के माध्यम से ही वो धरती पर आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धरती पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पेड़ पौधे नहीं है, बल्कि धरती पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, महासागर। ठीक, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी गैस अनुपस्थित थी, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, एक और देखेंगे लास्ट, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। देखिए, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकातोआ किस देश में स्थित है? यानी ये पूछ रहा है क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है। सिंपल क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और मुझे बताइए इसका जवाब। इटली, इंडोनेशिया, यूएसए और जापान। चलिए, इसका जो सही जवाब है साथियों वो है साथियों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही मौजूद है क्राकातोआ ज्वालामुखी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ। ठीक है, एक सवाल और देखेंगे फिर इसको वाइंड अप करेंगे, लास्ट सवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका में जो वृहद झील है वो किसके लिए ज़्यादा उपयोगी, मतलब जो वृहद झील का क्षेत्र है, जो ग्रेट लेक्स है अमेरिका की, वो किसके लिए फेमस है, ये पूछ रहा है। वहाँ पर कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है सीमेंट और कागज, फिल्म उद्योग, खाद्य और रसायन, इस्पात और इंजीनियरिंग। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं ग्रेट लेक्स की बात करूं तो ग्रेट लेक्स जो है ये अमेरिका में मौजूद है। ग्रेट लेक्स क्या है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर मौजूद 5 झीलें। कौन कौन सी झीलें आती है इसके अंदर? तो ग्रेट लेक्स में आती है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। ये मैंने बिल्कुल क्रम से बताई हैं पश्चिम से पूर्व के, याद रखना। और ये जो 5 झीलें हैं, ये 5 झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये 5 झीलों में जो लेक सुपीरियर है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन 5 लेक्स के बराबर में जो उद्योग विकसित है साथियों, उन उद्योगों में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है स्टील और इंजीनियरिंग। यानी इनके आसपास जो है स्टील और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र मौजूद है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है साथियों। ये हुआ आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।